इतना ज्यादा नंबर किस किसी में आ रहा है सर? पहले उसने 49 आया, फिर दीदी के नंबर से दूसरी आईडी से, फिर देखते आंसर 100 आ गया, तो कहना देखो मैंने 100 है। शुरुआत की समय पर देखिए पिछले क्लास में हमने बता दिया था कि चार फोर्स जो है कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप का। एक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था, फिर वीक फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये बताया था कि ये जो रहता है इसको हम रेफरेंस लेकर के चलते हैं। तो ये जो कितने टाइम होता है 10 raised to power 25 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कितना आता है 10 raised to power 36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये रहता है 10 raised to power 38 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम देखते हैं, ये पिछले क्लास में यहां तक हमने डिस्कस किया था चार टाइप के फोर्सेस होंगे। अब एक स्टेटमेंट का फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। यहां पर देखिए दिख रहा है सॉन्ग, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है फोर्स। तो देखते हैं किस किस तरीके से चेंज करता है। फोर्स कॉजेज एक्सीलरेशन, फोर्स जो क्या क्रिएट करता है एक्सीलरेशन। फोर्स एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है, and change in velocity vector. Force causes acceleration, that is change in velocity vector. Change in velocity vector के मींस क्या होगा? Velocity vector change होगा, नहीं मैग्नीट्यूड वाइज भी हो सकता है, डायरेक्शन वाइज हो सकता है। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर m मास का बॉडी है, ठीक है, और v वेलोसिटी से जा रहा है along the line of motion, ठीक है। अब जब along the line of motion इसके ऊपर जब फोर्स लगता है, along the line of motion इसके ऊपर फोर्स लगता है, तो क्या हो सकता है वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। जैसे कि आप दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते आपको पीछे से धक्का दिया गया, पीछे से जब धक्का दिया जाएगा क्या होगा, आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी, यानी इतना जोर से धक्का दिया गया आप गिरे ना, यानी बैलेंस कंडीशन में दिया गया, तो क्या होगा आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस। अगर मोशन के डायरेक्शन में फोर्स दिया लगाया गया है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और मोशन के अपोजिट अगर फोर्स लगाया गया है तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन चेंज तो हमेशा होगा। फिर आता है सेकंड टाइप से, ये देखिए m मास का ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन v वेक्टर से क्या हो रही है, जा रही है, v वेक्टर से जा रही है, ठीक है। अब क्या है, यहां पर फोर्स लगा है, यहां पर फोर्स लग रहा है, इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में वेलोसिटी और फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी, बल्कि ये क्या होगा, डायरेक्शन अपना शिफ्ट करेगी। अगर मास हैवी है, तो मास अगर ज्यादा है तो थोड़ा अपना डायरेक्शन चेंज की, फिर अगर मास और भी कम है तो शार्पली में क्या करेगी, अपना डायरेक्शन क्या कर देगी, चेंज कर देगी। हाँ, कम मास रहेगा तो ज्यादा चेंज करेगा। तुम सोच करके देखो, बाइक जा रहा है, साइकिल जा रहा है, साइकिल को तुम ऐसे करके धक्का दिए और बाइक को तुम ऐसे करके धक्का दिए, ज्यादा तेजी से कौन मुड़ेगा, साइकिल। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन और v वेक्टर चेंजेस।
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिस्कशन से दो पॉइंट निकल कर क्या है, ये पैरेलल फोर्स है नॉर्मल फोर्स। पैरेलल फोर्स आने अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के जो पैरेलल में फोर्स रहते हैं वो क्या करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, और जो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन रहता है वो क्या चेंज करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ से हमें दो चीजें निकल सकती हैं, आज उन दो चीजों के बारे में हम लिखते हैं। पैरेलल फोर्स यानी v वेक्टर के क्या है, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल फोर्स यानी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है उसके पैरेलल। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर चेंजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर चेंजेस। और दूसरा क्या है, अब परपेंडिकुलर फोर्स। v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू f वेक्टर। तो यहां पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर चेंजिंग। ठीक है, चलिए एक बार एक एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा फोर्स या तो परपेंडिकुलर लगेगा या तो पैरेलल लगेगा, किसी भी एंगल पर लग सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, चीजों को रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल तो y हो गया और ये क्या है x। ठीक है, यहाँ से ये अपने पाथ किसी भी तरीके से जा रहा है, क्यों इन पाथ को फॉलो कर रहा है हमें क्या मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर हमने एज्यूम कर लिया ये पॉइंट पर जो इसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, किसी भी कर्वेचर पाथ पर अगर बॉडी मूव कर रही है तो उस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो हमेशा टेंजेंशियल होगा। समझ में आ रहा है, टेंजेंट के डायरेक्शन में ही हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन लगेगा। तो v वेक्टर हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि v वेक्टर ठीक है, लेकिन अब हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो यहां पर कर दिया। अब बताइए अब क्या होगा। तो इसका अर्थ जो है किसी एक भी एंगल ना तो पैरेलल डायरेक्शन में ना तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज करेगा, डायरेक्शन भी चेंज करेगा। तो इस फोर्स का कितना हिस्सा वेलोसिटी चेंज करने में जाएगा, कितना हिस्सा डायरेक्शन चेंज करने में जाएगा, उसको देखिए। मान लो वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व कर देंगे। तो रिजॉल्व करने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है, इस फोर्स को दो पार्ट में क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे। एक इधर ना, इधर फोर्स क्या हो गया, F cos थीटा, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने रिजॉल्व कर दिया, तो ये क्या हो गया, F sin थीटा, F cos थीटा, F sin थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F cos थीटा इज रिस्पांसिबल फॉर द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पांसिबल है, F cos थीटा, और वेलोसिटी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पांसिबल है, F sin थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं responsible for change in magnitude of velocity, F sin थीटा क्या है, responsible for changing direction। ठीक है, responsible for changing direction। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे लेकर के चलते हैं। देखिए
क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ फोर्सेस। अब तक अभी तक हम ये जान चुके हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन में बात हमने किया था किसकी स्टेट ऑफ मोशन है, वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज करने की बात की थी हमने। तो वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन भी। तो हमने ये बताया कि फोर्स जो अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर होते हैं वो क्या होता है, लाइन ऑफ मोशन में जो वेलोसिटी रहता है वो क्या करता है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, और परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी जो होता है उसकी क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। यहाँ तक से जिनका ये टॉपिक छूट गया वो रिकॉर्डिंग में पीछे से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, ग्रुप्स ऑफ फोर्सेस। ये ग्रुप्स ऑफ फोर्सेस को क्लासिफाई कैसे करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन के कंडीशन के आधार पर इन ग्रुप्स ऑफ फोर्सेस को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, नेट समेशन जीरो रहता है, सारे तरफ से फोर्सेस करते हैं सबको हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है। चलिए पहले इंग्लिश लिखिए एक लाइन के आगे बढ़ते हैं। When two or more forces act on a body, when two or more forces act on a body, comma, then based on its state of motion, these forces are classified in two categories. पहला बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होता है इसके बारे में देखने का कोशिश करते हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होता है कि एम मास का एक बॉडी रखा होगा, ग्राउंड के ऊपर एम मास का बॉडी रखा होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगे होते हैं इसमें क्या होता है, नेट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, समेशन ऑफ नेट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस पीके नेट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या होगा, जीरो। जब सारे के सारे फोर्सेस का समेशन क्या हो जाएगा, जीरो, तो हम क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन में अगर फोर्स जीरो है तो हम ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो ये देख सकते हैं दो फोर्स एक्ट करना सब इक्वल नहीं है, सारे फोर्सेस का समेशन जीरो है। इक्वल की बात कभी नहीं कही गई है, जितने भी फोर्स है सारे फोर्सेस का समेशन क्या है, जीरो है, वेक्टोरियल एडिशन, ठीक है। तो अब जब फोर्स जब जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, और जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर जो है वो क्या है, कांस्टेंट। अरे इसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, जरूरी नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई जरूरी नहीं है कि रेस्ट पर रहेगा। अगर ये शुरू में रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, लेकिन अगर बाय शुरू में रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा। और अगर कहीं बाय द वे उसमें क्या हो रहा है, कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है तो वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव करते चली जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो है। अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या किस में रहेगी, यूनिफॉर्म।
इसमें या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या तो किस कंडीशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में। नोट मत कीजिए। दूसरा देखते हैं अनबैलेंस। अनबैलेंस्ड फोर्स, इसमें क्या होता है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं समेशन ऑफ दैट वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या होगा, समेशन ऑफ एम वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर सारे फोर्सेस का समेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सारे फोर्सेस का समेशन नहीं होगा तो ये एक्सीलरेटेड मोशन में चलेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग बचपन से जानते हैं एफ वेक्टर बाय एल, यानी ये क्या होगा, एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं जब एक्सीलरेशन है इसमें एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 तो v वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंजेस। यानी स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ बॉडी चेंजेस। यानी बोल सकते हैं इस कंडीशन में स्टेट ऑफ बॉडी स्टेट ऑफ बॉडी क्या होगा कि चेंज करेगा, यानी एक्सीलरेटेड मोशन के साथ में आगे बढ़ेगा। यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, तो चलिए अब आगे चल करके डिवाइड करेंगे इसे। ठीक है, क्या बोलिए, कोई आवाज, कोई डाउट है? देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब दो या दो बड़ी सेम चीज रिपीट करेंगे, ठीक है, और वो क्या रहता है, बॉडी इज एट रेस्ट, उसके बाद भी बॉडी किस कंडीशन में रहता है, रेस्ट की कंडीशन में, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। सारे के सारे कंडीशन नहीं लगेंगे, स्टैटिक यानी पूरा का पूरा रेस्ट में, ठीक है। तो लिखिए एक बार डेफिनेशन लिखिए, व्हेन अंडर द टू और मोर फोर्सेस, व्हेन अंडर द टू और मोर फोर्सेस when under the two or more forces a body is at rest, then it is said to be in static equilibrium. Then it is said to be a static equilibrium. यानी यहाँ पर क्या है, summation of F vector is equal to क्या हो गया, 0. Summation of F vector is equal to 0. जैसे कि देखिए, सर ये बैलेंस फोर्स हुआ ना, हाँ बैलेंस फोर्स हुआ, रेस्ट में इसका मास करना है। ये क्या होगा, F1 और F2, तो इस कंडीशन में क्या होगा, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, जितना फोर्स इधर खींचा जाएगा उतना ही फोर्स उधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा F1 इक्वल टू F2, ठीक है। F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा हम इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर एक स्प्रिंग बनती है, तो अब क्या होगा, आज नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी mg, और ऊपर ये क्या करेगा, स्प्रिंग जो ऊपर की तरफ खींचेगा। तो हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, F इक्वल टू mg। तो एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, जितने भी फोर्स रहेंगे ये क्या होते हैं, सबके लिए अप्लाई हो सकते हैं।
तो एक स्पेसिफिक केस हम पढ़ेंगे लैमिस थ्योरम और साइन रूल। आप लोग मॉड्यूल सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें आप लोगों को लिखा होगा, अब हम उसी के ऊपर जाते हैं। लैमिस थ्योरम कह दीजिए या तो साइन रूल कह दीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं और तीनों का समेशन 0 है, तीनों का जो समेशन है वो क्या नेट 0 है, क्या है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो उस कंडीशन में क्या है उसके कंडीशन को बताया है, ठीक है। तो एक बार चलिए एक बार यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो इसमें भी ये नहीं कह सकते ना फोर्स इक्वल अब फोर्स क्या है, दोनों फोर्स इक्वल है, है। इसमें इक्वल ये रहेंगे ना क्योंकि ये क्या है स्टैटिक कंडीशन में, तो एक इधर से जितना खींच रहा है दूसरे साइड से जितना खींचेगा उतना ही तो होगा। चलो 3 फोर्सेस और 2 फोर्सेस हम किसी के इक्वल अभी देखते हैं तीसरा का भी उपाय कैसे क्या होता है। क्या गर्मी लग रही है, तो फिर ये चीज का सॉल्यूशन जो है देखिए लैमिस थ्योरम, when a body is under the state of equilibrium, when the body is under the state of equilibrium, in the influence of three forces, in the influence of three forces, in the influence of three forces, then these forces must successively represent the sides of triangle. Sides of triangle. ठीक है, F1 F2 F3 यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोल रहा है कि